नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की और एक नई और दर्द भरी कहानी में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों कैसे एक पति अपने पत्नी को 9 सालों तक अपने पास रखता है और उसे तलाक देता है। दोस्तों ये कहानी है अर्जुन मल्होत्रा की। अर्जुन मल्होत्रा अपने ऑफिस के शीशे से केबिन में खड़ा होकर मुंबई की शाम को देख रहा था। नीचे सड़कों पर कारों की लंबी कतारें थी, जिनकी बत्तियां शाम के अंधेरे में टिमटिमा रही थी। वो 50 साल का हो चुका था। उसकी जिंदगी सफलता की कसौटी पर खरी उतर रही थी। एक प्रतिष्ठित विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख, एक सुंदर पेंट हाउस और एक ऐसा परिवार जिसे दुनिया आदर्श कहती थी। लेकिन आज ये सब सफलता उसे खोखली लग रही थी। उसके फोन ने एक सूचना की झंझनाहट भरी। ये उसकी पत्नी माया का मैसेज था, जो उसे याद दिला रही थी कि आज रात उनके बेटे की स्कूल की वार्षिक उत्सव की रिहर्सल है। अचानक उसका निजी सहायक राहुल अंदर आया। सर, एक मैडम आपको मिलना चाहती है। बिना अपॉइंटमेंट के है। उन्होंने बस इतना कहा कि वो आपकी पुरानी जान पहचान वाली है। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। नाम उन्होंने नहीं बताया सर, लेकिन वो उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने एक पल की झलक के बाद हाँ कह दिया। दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। अर्जुन की सांसें अटक गई। खड़ी थी रीता, उसकी तलाकशुदा पत्नी। वो रीता जिसे उसने 9 साल पहले छोड़ दिया था और जिसके बारे में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ये वो रीता नहीं थी जिसे वो जानता था। उसकी यादों में रीता एक जीवंत हंसमुख औरत थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। आज उसके चेहरे पर थकान और कठोर जीवन की छाप थी। उसके कपड़े साधारण और पुराने थे। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी चाल लड़खड़ाती हुई, जैसे वह अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हो। रीता, अर्जुन का स्वर बैठा हुआ था। हाँ अर्जुन, मैं ही हूँ। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। पहले की मधुरता और ताकत गायब थी। माफ करना, बिना बताए चली आई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अर्जुन ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। वो धीरे धीरे चलती हुई आई और अपना संतुलन बनाते हुए बैठ गई। अर्जुन के मन में एक तूफान खड़ा हुआ। दया, अपराध बोध और एक अजीब सी बेचैनी। उसने राहुल को 2 कप चाय मंगवाने के लिए कहा। तुम ठीक हो रीता? अर्जुन ने पूछा। रीता ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। यह सवाल तुमने 9 साल पहले पूछा होता तो शायद ज्यादा मायने रखता। चुप्पी छा गई। अर्जुन को उस दिन की याद आ गई जब उसने रीता को छोड़ा था। वो अपनी नई नौकरी में व्यस्त था और रीता रीता उसके सपनों में बांधा लगाती थी। उसका मानना था कि रीता उसकी सफलता की रफ्तार के साथ नहीं चल पा रही है। उनके बीच बातचीत कम होती जा रही थी और अर्जुन ने एक ऐसी औरत की तलाश शुरू कर दी थी जो उसकी इमेज के अनुरूप हो। माया उसके लिए परफेक्ट थी, महत्वाकांक्षी, स्टाइलिश और सामाजिक रूप से वेल कनेक्टेड। तलाक जल्दी और कड़वाहट भरा हो गया था। रीता ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के हस्ताक्षर कर दिए थे। बस एक टूटी हुई नजरों से, तुम यहाँ क्यों आई हो? रीता ने अर्जुन ने सीधा सवाल किया। रीता ने अपनी पुरानी पर्स खोली और एक मेडिकल रिपोर्ट निकालकर उसकी मेज पर रख दी। अर्जुन ने उसे उठाया। रिपोर्ट में सेरेब्रल एटैक्सिया नाम का एक दुर्लभ रेलोग्नेशन बीमारी का जिक्र था। ये एक प्रगतिशील बीमारी थी जो शरीर के संतुलन को, कोऑर्डिनेशन और बोलने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसका कोई इलाज नहीं था, बस लक्षणों को नियंत्रित करना था। अब अकेली नहीं लड़ सकती अर्जुन। रीता की आंखों में पानी आ गया। मेरी नौकरी चली गई है, मेरी बचत खत्म हो रही है, दवाइयाँ बहुत महंगी है और मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। अर्जुन ने रिपोर्ट को मेज पर रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह औरत थी जिससे उसने एक वक्त प्यार किया था, जिसके साथ उसने शादी के 9 साल बिताए थे, और आज वो उसके सामने टूटी हुई, बीमार
और मदद के लिए गिड़गिड़ाती हुई खड़ी थी। उसने खुद को कितना स्वार्थी और अंधा पाया था। तुम्हारा परिवार? अर्जुन ने पूछा। मम्मी पापा का देहांत हो चुका है भाई, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वो कभी कभार मदद कर देता है, लेकिन ये बीमारी लंबी चलने वाली है। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, रीता ने जवाब दिया। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा। बाहर की दुनिया चमकदार और जीवंत लग रही थी, और यहाँ उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे माया और अपनी 12 साल की बेटी आर्या का ख्याल आया। क्या वो उन्हें बता पाएगा? क्या वो समझ पाएंगी? तुम्हें मदद की जरूरत है, अर्जुन ने कहा। यह एक वक्तव्य था, सवाल नहीं। मैं तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। तुम एक अच्छे नर्सिंग होम में एक जगह का इंतजाम करवाता हूँ जहाँ तुम्हारी देखभाल हो सके। रीता ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि सिर्फ पैसा काफी नहीं था। उसने अपने दिल में एक और लड़ाई लड़ी। क्या वो उसे अपने पेंट हाउस में ले जा सकता था? नहीं, यह बहुत जटिल होगा। लेकिन क्या वो उसे एक नर्सिंग होम में अकेला छोड़ सकता था? उसकी विवेक उसे ये इजाज़त नहीं दे रहा था। उसने फैसला किया, रीता, तुम अभी मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। तुम अकेली नहीं होगी। उसने राहुल को, अपने ड्राइवर को, कार तैयार करने के लिए कहा। रीता को उठने में मदद की। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ जो कभी उसका सहारा हुआ करता था, आज कमजोर और कांपता हुआ था। उस पल अर्जुन को अपनी सारी सफलता व्यर्थ लग रही थी। कार में सफर चुपचाप बीता। अर्जुन ने रीता को शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से साफ सुथरे अपार्टमेंट में ले गया, जो कंपनी के गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसने तुरंत एक नर्स और एक केयरटेकर का इंतजाम कर दिया। जब सब कुछ सेटल्ड हो गया तो अर्जुन वापस जाने लगा। रीता ने उसे रोका। अर्जुन, उसने कहा, एक बात जानना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे लिए हमारे साथ बिताए वो ठोस 9 साल कभी कुछ मायने रखते थे, या सिर्फ एक गलती थी जिसे तुमने सुधार लिया? यह सवाल एक खंजर की तरह अर्जुन के दिल में उतर गया। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि कैसे रीता उसके लिए दोपहर का खाना बना कर लाती थी जब वो एक छोटी सी नौकरी करता था। कैसे वे साथ में सस्ती फिल्में देखते थे और भविष्य के सपने बुनते थे। कैसे बीमार पड़ने पर वह उसकी देखभाल करती थी। वो साल रीता, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, जिंदगी के सबसे सच्चे साल थे। मैंने तुम्हें छोड़ा, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सफलता के पीछे भागता रहा और असली खुशी को पीछे छोड़ आया। माफ करना। रीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं बल्कि एक तरह की शांति के आंसू थे। शुक्रिया, ये सुनना यही काफी है। अर्जुन अपने पेंट हाउस लौटा। माया ने उससे पूछा कि वो इतनी देर से कहाँ था। उसने कहा, उसने झूठ बोला। कहा कि ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग थी, लेकिन उस रात वो चैन से सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने रीता का टूटा हुआ चेहरा आने लगा। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन का जीवन दोहरी धाराओं में बहने लगा। एक और उसकी सफल चमकदार दुनिया थी, और दूसरी ओर रीता की शांत संघर्षपूर्ण दुनिया। वो रोजाना उससे मिलने जाता, कभी दोपहर में, कभी शाम को। वो उसकी दवाइयाँ लेकर जाता, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट पर ले जाता, और कभी कभी बस उसके साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करता। धीरे धीरे रीता की हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। बेहतर इलाज और देखभाल से उसकी ताकत वापस लौट रही थी, और फिर से थोड़ी हंसने लगी थी। एक दिन जब अर्जुन उससे मिलने गया तो उसने देखा कि रीता अपने हाथों से एक स्केच बना रही है। शादी से पहले रीता एक टैलेंटेड स्केच आर्टिस्ट हुआ करती थी। बीमारी के कारण रेखाएं सीधी नहीं थी, लेकिन उसमें वह पुरानी खूबसूरती झलक रही थी। तुमने फिर से उठा लिया? अर्जुन ने पूछा, खुशी से हैरान। कोशिश कर रही हूँ, रीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें याद है तुम्हारा पोर्ट्रेट जो मैंने बनाया था हमारी शादी के पहले साल? अर्जुन को याद आया। वह पोर्ट्रेट उसने तोड़कर फेंक दिया था जब उसने रीता को छोड़ा था। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई।
एक शाम जब अर्जुन रीता के अपार्टमेंट से वापस आ रहा था, तो माया ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। कब तक चलेगा ये झूठ, अर्जुन? माया ने पूछा। मुझे पता है तुम रोज उसके पास जाते हो। पूरे ऑफिस में चर्चा है। क्या तुम्हें लगता है मैं अनजान हूँ? अर्जुन ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने सच कह दिया। उसने रीता की बीमारी के बारे में बताया और ये कि वह उसकी मदद कर रहा है क्योंकि ये उसका मोरल ड्यूटी है। ड्यूटी? माया चिल्लाई। और हमारे प्रति तुम्हारी क्या ड्यूटी है? तुम आर्या को उसकी स्कूल प्ले में भी नहीं मिलने गए क्योंकि तुम ऑफिस में व्यस्त थे। असल में तुम उस औरत के पास थे जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहा। वो अकेली और बीमार है, माया, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं उसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। पर क्या तुम हमें जीते जी मार रहे हो? माया की आवाज में दर्द था। तुम्हारा दिल यहाँ नहीं है। तुम हमसे दूर होते जा रहे हो। क्या तुम्हें उससे भी अब प्यार है? ये सवाल अर्जुन के लिए एक झटका था। क्या उसे रीता से अब भी प्यार था? नहीं, वो प्यार वाला फीलिंग नहीं था। ये कुछ और था। एक डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपराध बोध और एक दोस्ती जो टाइम और कंस्ट्रमेंट के बावजूद दम पर नहीं पाई थी। नहीं माया, उसने ईमानदारी से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आर्या से भी, लेकिन रीता मेरे पास्ट का एक हिस्सा है और उस हिस्से को मैं इस तरह खत्म नहीं होते देख सकता। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं उसकी मदद करना बंद नहीं कर सकता। माया ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन समझ गया कि उसे अपने वर्तमान को चोट पहुंचाई थी, लेकिन क्या वो अपने अतीत को नजरअंदाज कर पाता था? अगले कुछ महीनों में अर्जुन ने संतुलन बनाने की कोशिश की। वो आर्या के कार्यक्रमों में जाने लगा, माया के साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन एक तनाव हमेशा बना रहा। इसी बीच रीता की हालत स्थिर हो गई। वो वालकर की मदद से चलने लगी थी और अपनी स्केचेस को फिर से बेहतर बना रही थी। उसने अर्जुन से कहा कि वह एक स्मॉल लाइब्रेरी में बच्चों को ड्राइविंग सिखाना चाहती है, जब उसकी हालत और बेहतर हो जाए। एक दिन रीता ने अर्जुन को बुलाया। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि रीता ने उसका एक नया पोर्ट्रेट बनवाया था। ये पोर्ट्रेट उस पुराने पोर्ट्रेट जैसा नहीं था। इसमें अर्जुन का चेहरा थोड़ा थका हुआ, उम्र दराज, लेकिन उसकी आंखों में एक नई गहराई और शांति थी। ये लो, रीता ने कहा, उसे पोर्ट्रेट देते हुए। इस बार इसे मत फेंकना। अर्जुन ने पोर्ट्रेट लिया। उसकी आंखें नम हो गई। शुक्रिया रीता, यह बहुत खूबसूरत है। अर्जुन ने रीता को गंभीर होकर कहा, अब तुम जाओ, अपनी फैमिली के पास जाओ। तुमने मेरे लिए जो किया उससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं रख सकती। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और साथ ही मेरी आत्मा की शांति भी वापस दिलाई। लेकिन अब तुम्हें अपने जिंदगी को बचाना है। माया और आर्या को खोना मेरी वजह से नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन जानता था कि रीता सही कह रही थी। उसकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसका रूप बदल गया था। अब रीता मजबूत थी। इमोशनली और फिजिकली उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। उसने रीता के लिए एक ट्रस्ट फंड बनवाया जिससे उसकी सारी फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी हो सके। उसने उसे वादा किया कि वह उससे संपर्क में रहेगा, लेकिन एक दूरी बनाकर। फिर वह दिन आया जब अर्जुन ने रीता को अलविदा कहा। कोई मिलन नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, बस एक गहरी अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक सूखा हुआ आंसू। खुश रहो, अर्जुन ने रीता से कहा। एक जीनियन मुस्कान के साथ, तुम भी खुश रहो रीता। तुम हमेशा मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहोगी। अर्जुन वापस अपनी दुनिया में लौट आया। उसने माया और आर्या के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। उसने माफी मांगी और अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन किया। रास्ता आसान नहीं था। माया का दिल टूटा था और उसे विश्वास वापस पाने में समय लगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। वो समय पर घर आता, फैमिली के साथ छुट्टियां बिताता। उसने सीखा कि सच्ची सफलता ऑफिस की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि अपनों के दिलों में जगह बनाने में है। एक साल बाद अर्जुन को रीता की एक डाक मिली। उसमें एक तस्वीर थी। रीता एक व्हीलचेयर पर बैठी थी
और उसके चारों ओर छोटे-छोटे बच्चे थे जो उसे अपनी ड्राइंग दिखा रहे थे। उसने लिखा था, मैंने वह लाइब्रेरी जॉब शुरू कर दिया है। मैं खुश हूँ, तुम खुश रहो। अर्जुन ने तस्वीर को देखा और मुस्कुराया। 9 साल बाद की उस मुलाकात ने उसे तोड़ा था, लेकिन उस टूटन से उसने दोबारा जोड़ा था। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पति और एक बेहतर पिता के रूप में। उसने खिड़की से बाहर देखा। आज की शाम भी उतनी ही सुंदर थी, लेकिन अब वह उसे खोखली नहीं, बल्कि सार्थक लग रही थी। इस ज़िंदगी में कभी-कभी अतीत वर्तमान से 9 साल बाद एक ऐसा सवाल लेकर आता है, जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही अगले पार्ट में ऐसे ही अच्छे कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।